सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज़ के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जैनेन्द्र जी द्वारा रचित कहानी जाह्नवी। आज तीसरा रोज़ है, तीसरा नहीं चौथा रोज़ है। वह इतवार की छुट्टी का दिन था। सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर झांका तो देखता हूँ मोहल्ले के एक मकान की छत पर काँव काँव करते हुए कौवों से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है। खड़ी खड़ी बुला रही है, कौवों आओ, कौवों आओ। कौवे बहुत काफ़ी आ चुके हैं पर और भी आते जाते हैं। वे छत की मुंडेर पर बैठ अधीरता से पंख हिला हिला कर बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौवों की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा ही नहीं है, बुला ही रही है, कौवों आओ, कौवों आओ। देखते देखते छत की मुंडेर कौवों से बिल्कुल काली पड़ गई। उनमें से कुछ अब उड़ उड़कर उसकी धोती से जा टकराने लगे। कौवों के खूब आ गिरने पर लड़की मानो उन आमंत्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी। कागा चुन चुन खाइयो। गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ तोड़ कर नन्हे नन्हे टुकड़े भी चारों ओर फेंकने शुरू किए। गाती जाती थी, कागा चुन चुन खाइयो। वह मग्न मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरक कर नाच सी जाती थी। कौवे चुन चुन कर खा रहे थे और वह गा रही थी, कागा चुन चुन खाइयो। आगे वह क्या गाती है कौवों की काँव काँव और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के मारे साफ सुनाई न दिया। कौवे लपक लपक कर मानो छूटने से पहले उसके हाथों से टुकड़ा छीन ले रहे थे। वे लड़की के चारों ओर ऐसे छा रहे थे मानो वे प्रेम से उसको ही खाने को उद्यत हों। और लड़की कभी इधर कभी उधर झुककर घूमती हुई ऐसे लीन भाव से गा रही थी कि न जाने क्या मिल रहा हो। रोटी समाप्त होने लगी। कौवे भी ये समझ गए। जब अंतिम टुकड़ा हाथ में रह गया तो वह गाती हुई उस टुकड़े को हाथ में फहराती हुई जोर से 2-3 चक्कर लगा उठी। फिर उसने वह टुकड़ा ऊपर आसमान की ओर फेंका। कौवों खाओ, कौवों खाओ। और बहुत से कौवे एक ही साथ उड़कर उसे लपकने के लिए झपटे। उस समय उन्हें देखती हुई लड़की मानो आनंद में चीखती हुई सी आवाज़ में गा उठी, दो नैना मत खाइयो, पियो मिलन की आस। रोटियां खत्म हो गईं। कौवे उड़ चले। लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी। पल भर में छत कोरी हो गई। अब वह आसमान के नीचे अकेली अपनी छत पर खड़ी थी। आसपास बहुत से मकानों की बहुत सी छतें थीं। उन पर कोई होगा, कोई ना होगा, पर लड़की दूर अपने कौवों को उड़ते जाते हुए देखती रह गई। गाना समाप्त हो गया था। धूप अभी फूटी ही थी। आसमान गहरा नीला था। लड़की के ओंठ खुले हुए थे, दृष्टि स्थिर थी। जैने भूली सी वह क्या देखती रह गई थी। थोड़ी देर बाद उसने मानो जाग कर अपने आसपास के जगत को देखा। इसी की राह में क्या मेरी ओर भी देखा? देखा भी हो, पर शायद मैं उसे नहीं दिखा था। उसके देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था, यह मैं नहीं कह सकता, पर कुछ ही पल के अनंतर वह मानो वर्तमान के प्रति, वास्तविकता के प्रति चेतन हो आई। तब फिर बिना देर लगाए चट चट उतरती हुई वह नीचे अपने घर में चली गई। मैं अपनी खिड़की में खड़ा खड़ा चाहने लगा कि मैं भी देखूं कि कौवे कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं और वे कितनी दूर चले गए हैं। क्या वे कहीं दिखते भी हैं? पर मुश्किल से मुझे 2-1 ही कौवे दिखे। वे निरर्थक भाव से यहाँ बैठे थे या वहाँ उड़ रहे थे। वे मुझे मूर्ख और घिनौने मालूम हुए। उनकी काली देह और काली चोंच मन को बुरी लगी। मैंने सोचा कि नहीं, अपनी देह मैं कौवों से नहीं नुचवाऊंगा। छी, घुन घुन कर इन्हीं के खाने के लिए क्या मेरी देह है? मेरी देह और कौवे? छी। जान पड़ता है खड़े खड़े मुझे काफ़ी समय खिड़की पर ही हो गया, क्योंकि इस बार देखा कि ढेर के ढेर कपड़े कंधे पर लादे वही लड़की फिर उसी छत पर आ गई है। इस बार वह गाती नहीं है, वहाँ पड़ी एक खाट पर उन कपड़ों को पटक देती है और उन कपड़ों में से एक एक को चुन चुन कर फटक कर वहीं छत पर फैला देती है। छोटे बड़े उन कपड़ों की गिनती काफ़ी रही होगी। वे उठाए जाते रहे, फटके जाते रहे, फैलाए जाते रहे, पर उनका अंत ही आता न दिखा। आखिर जब खत्म हो गए तो लड़की ने सिर पर आए हुए धोती के पल्ले को पीछे किया। उसने एक अंगड़ाई ली, फिर सिर को जोर से हिलाकर अनबंधे अपने बालों को छिटका लिया और धीमे धीमे वहीं डोल कर उन बालों पर हाथ फेरने लगी। कभी बालों की लट को सामने लाकर देखती, फिर उसी को लापरवाही से पीछे फेंक देती। उसके बाल गहरे काले थे और लंबे थे। मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव पर सुख था या दुख था।
कुछ देर वह उंगलियां फेर फेर कर अपने बालों को इकट्ठा समेट कर झटपट जूड़ा सा बांध पल्ला सिर पर खींच वह नीचे उतर गई। इसके बाद मैं खिड़की पर नहीं ठहरा। घर में छोटी साली आई हुई है, इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्याह न करके कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा, सुनो यहाँ आओ। उसने हंसकर कहा, कहाँ? यहाँ कहाँ? खिड़की के पास आकर मैंने पूछा, क्यों जी, जानवी का मकान जानती हो? जानवी? क्यों, वह कहाँ है? मैं क्या जानता हूँ कहाँ है, पर देखो वह घर तो उसका नहीं है। उसने कहा, मैंने घर नहीं देखा, इधर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। चलो अच्छा है, मैंने कहा और उसे जैसे तैसे टाला, क्योंकि वह पूछने ताछने लगी थी कि क्या काम है जानवी को मैं क्या, कैसे और क्यों जानता हूँ। सच यह था कि मैं रत्ती भर उसे नहीं जानता था। एक बार अपने ही घर में इसी साली की कृपा और आग्रह पर एक निगाह एक को देखा था। बताया गया था कि वह जानवी है और मैंने अनायास स्वीकार कर लिया था कि अच्छा, वह जानवी होगी। उसके बाद की सच्चाई यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस जानवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना। पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुंह से सुनकर स्वीकार कर ले तो साली क्या, तो इस पर सच्चाई ऐसी कि नीरस। पर ज्यों त्यों मैंने टाला। बात बात में मैंने कहना भी चाहा कि ऐसे ही तुम जानवी को जानती हो, ऐसे ही तुम साथ पढ़ती थी कि जरा सी बात पर कह दो कि मालूम नहीं, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुध भी होकर जा चुका है। चौथा रोज है। हर रोज सवेरे खिड़की पर दिखता है कि कौवे काँव काँव छीन झपट कर रहे हैं और वह लड़की उन्हें रोटी के टुकड़ों के मिस कह रही है, कागा चुन चुन खाइयो। मुझको नहीं मालूम कि कौवे जो कुछ उसका खाएंगे उसे कुछ भी उसकी सोच है। कौवों को बुला रही है, कौवों आओ, कौवों आओ। साग्रह कह रही है, कौवों आओ, कौवों आओ। वह खुश है कि कौवे आ गए हैं और वे खा रहे हैं। पर एक बात है कि वो कौवे जो तन चुन चुन कर खा लिया जाएगा, उसको खा लेने में मेरी अनुमति है। वह खा खा कर तुम सब निपटा देना, लेकिन ए मेरे भाई कौवों, इन दो नैनों को छोड़ देना, इन्हें कहीं मत खा लेना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस बसी है जो पराये के बस है। वे नैना पीयू की वाट में हैं। ए कौवों, वे मेरे नहीं हैं, मेरे तन के नहीं हैं, वे पीयू की आस को बनाए रखने के लिए हैं, सो उन्हें छोड़ देना। आज सवेरे भी मैंने सब कुछ देखा। कौवों को रोटी खिलाकर वह उसी तरह नीचे चली गई। फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई, उसी भांति उन्हें झटक कर फैला दिया, वैसे ही बाल छितरा कर थोड़ी देर डोली, फिर सहसा ही उन्हें जूड़े में संभाल कर नीचे भाग गई। जानवी को घर में एक बार देखा था। पत्नी ने उसे खास तौर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था, क्यों, कैसी है? मैंने कहा था, बहुत भली मालूम होती है, सुंदर भी है, पर क्यों, अपने बिरजू के लिए कैसी रहेगी? बिरजू दूर के रिश्ते में मेरा भतीजा होता है, इस साल एमए में पहुंचा है। मैंने कहा, अरे ब्रजनंदन, वह उसके सामने बच्चा है। पत्नी ने अचरज से कहा, बच्चा है? 22 बरस का तो हुआ। 22 छोड़ 42 का भी हो जाए, देखा नहीं कैसे ठाठ से रहता है। यह लड़की देखो कैसी बस सफ़ेद साड़ी पहनती है। बिरजू इसके लायक कहाँ है? यूँ भी कह सकती हो कि वह बेचारी लड़की बिरजू के ठाठ के लायक नहीं है। बात मेरी कुछ सही कुछ व्यंग्य थी। पत्नी ने उसे कान पर भी न लिया। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि पत्नी जी की कोशिशों से जानवी के माँ बाप से काफ़ी आगे तक बढ़कर बातें कर ली गई हैं। शादी के मौके पर क्या देना होगा, क्या लेना होगा, एक एक कर सभी बातें पेशगी तय होती जा रही हैं। इतने में सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जब बात कुल किनारे पर आ गई थी, तभी हुआ क्या कि हमारे ब्रजनंदन के पास एक पत्र आ पहुंचा। उस पत्र के कारण एकदम सब चौपट हो गया। इस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्नी जी का मन पहले तो गिरकर चूर चूर सा होता जान पड़ा, पर फिर वह उसी पर बड़ी खुश मालूम होने लगी। मैं तो मानो इन मामलों में अनावश्यक प्राणी हूँ ही। कानों कान मुझे खबर तक ना हुई। जब हुई तो इस तरह। पत्नी जी एक दिन सामने आ धमकी, बोली, यह तुमने जानवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बतलाया? मैंने कहा, जानवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बतलाया भाई? यही कि वह कैसी है। मैंने पूछा, ऐसी कैसी? उन्होंने कहा, बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, अरे यह कोई हाई कोर्ट का जज भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन आखिर जानवी के बारे में मुझे क्या क्या मालूम है, यह तो मालूम हो। श्रीमती जी ने अकृत्रिम आश्चर्य से कहा, बिरजू के पास खत आया है, तो तुमने कुछ नहीं सुना? आजकल की लड़कियां बस कुछ ना पूछो। यह तो चलो भला हुआ कि मामला खुल गया, नहीं तो
क्या मामला कहाँ कैसे खुला और भीतर से क्या कुछ रहस्य बाहर हो पड़ा, तो सब बिना जाने मैं क्या निवेदित करता। मैंने कहा, कुछ बात साफ भी कहो। उन्होंने कहा, वह लड़की आशनाई में फंसी थी, पढ़ी लिखी सब एक जात की होती हैं। मैंने कहा, सबकी जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेड़ा टले, लेकिन असल बात भी तो बताओ। असल बात जाननी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से, भली समधिन बनने चली थी। वह तो मुझे पहले से ही दाल में काला मालूम होता था, पर देखो ना कैसी सीधी भोली बातें करती थी। वह तो देर क्या थी, सब हो ही चुका था, बस लगन मुहूर्त की बात थी। राम राम, भीतर पेट में कैसी कालिक रखे हैं मुझे पता ना था। चलो आखिर परमात्मा ने इज्जत बचा ली। वह लड़की घर में आ जाती तो मेरा मुंह अब दिखाने लायक ना रहता। मेरी पत्नी का मुख क्यों किस भांति दिखाने लायक न रहता, उसे क्या विकृति आ रहती, सो उनकी बातों से समझ में ना आया। उनकी बातों में रस कई भांति का मिला, तथ्य न मिला। कुछ देर बाद उन बातों से मैंने तथ्य पाने का यत्न ही छोड़ दिया और चुपचाप पाप पुण्य धर्म अधर्म का विवेचन सुनता रहा। पता लगने पर मालूम हुआ कि ब्रजमोहन के पास खुद लड़की यानी जानवी का पत्र आया था। पत्र मैंने देखा। उस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो। मुझे यह अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ कि जानवी मेरी लड़की नहीं है। उस पत्र की बात कई बार मन में उठी है और घुमड़ती रह गई है। ऐसे समय चित्त का समाधान उड़ गया है और मैं शून्य भाव से हमें जो शून्य चारों ओर से ढके हुए है उसकी ओर देखता रह गया हूँ। पत्र बड़ा नहीं था, सीधे साधे ढंग से उसमें यह लिखा था कि आप जब विवाह के लिए यहाँ पहुँचेंगे तो मुझे प्रस्तुत भी पाएंगे, लेकिन मेरे चित्त की हालत इस समय ठीक नहीं है और विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। एक अनुगता आपको विवाह द्वारा मिलनी चाहिए, वह जीवन संगिनी भी हो। यह मैं हूँ या हो सकती हूँ, इसमें मुझे बहुत संदेह है। फिर भी अगर आप चाहें, आपके माता पिता चाहें, तो मैं प्रस्तुत हूँ। विवाह में आप मुझे लेंगे और स्वीकार करेंगे तो मैं अपने को दे ही दूंगी। आपके चरणों की धूली माथे से लगाऊंगी, आपकी कृपा मानूंगी, कृतज्ञ होंगी। पर निवेदन है कि यदि आप मुझ पर से अपनी मांग उठा लेंगे, मुझे छोड़ देंगे, तो भी मैं कृतज्ञ ही होंगी। निर्णय आपके हाथ है, जो चाहें करें। मुझे ब्रजनंदन पर आश्चर्य नहीं होता। उसने दृढ़ता से साफ कह दिया कि मैं यह शादी नहीं करूँगा। लेकिन उसने मुझसे अकेले में यह भी कहा कि चाचा जी, मैं और विवाह करूँगा ही नहीं, करूँगा तो उसी से करूँगा। उस पत्र को वह अपने से अलहदा नहीं करता है और देखता हूँ कि उसका ठाट बाट आप ही कम होता जा रहा है। सादा रहने लगा है और अपने प्रति सगर्व बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पहले विजेता बनना चाहता था, अब विनयावनत दिखता है और आवश्यकता से अधिक बात नहीं करता। एक बार प्रदर्शनी में मिल गया, मैं तो देखकर हैरत में रह गया। ब्रजनंदन एकदम पहचाना भी न जाता था। मैंने कहा, ब्रजनंदन कहो क्या हाल है? उसने प्रणाम करके कहा, अच्छा है। वह मेरे घर पर भी आया। पत्नी ने उसे बहुत प्रेम किया और बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि ऐसी लड़की से शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्षा कर दी। जानवी नाम की लड़की की एक एक छिपी बात बिरजू की चाची को मालूम हो गई है। वह बातें, ओह कुछ ना पूछो। बिरजू भैया मुँह से भगवान किसी की बुराई ना करावे। लेकिन फिर कहा, भाई अब बहू के बिना काम अब कब तक चलाएं? तू ही बता। क्यों रे, अपनी चाची को बुढ़ापे में भी तू आराम नहीं देगा? सुनता है कि नहीं? ब्रजनंदन चुपचाप सुनता रहा। पत्नी ने कहा, और तुझे यह क्या हो गया है? अपने चाचा की बातें तुझे भी लग गई हैं क्या? न ढंग के कपड़े न रीत की बातें, उन्हें तो अच्छे कपड़े लत्ते शोभते नहीं। तू क्यों ऐसे रहने लगा है रे? ब्रजनंदन ने कहा, कुछ नहीं चाची, और कपड़े घर रखे हैं। अकेले पाकर मैंने भी उससे कहा, ब्रजनंदन बात तो सही है, अब शादी करके काम में मन लगाना चाहिए और घर बसाना चाहिए, है कि नहीं? ब्रजनंदन ने मुझे देखते हुए बड़े बूढ़े की तरह कहा, अभी तो उम्र पड़ी है चाचा जी। मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। अब खिड़की के पार इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को और आज बुधवार को भी सवेरे ही सवेरे छत पर नित रोटी के मिस कौओं को पुकार पुकार कर बुलाने खिलाने वाली यह जो लड़की देख रहा हूँ, सो क्या वह जानवी है? जानवी को मैंने एक ही बार देखा है, इसलिए मन को कुछ निश्चय नहीं होता। कद भी इतना ही था, लावण्य शायद उस जानवी में अधिक था, पर यह वह नहीं है। जानवी नहीं है ऐसी दिलासा मैं मन को तनिक भी नहीं दे पाता हूँ। सवेरे सवेरे इतने कौवे बुला लेती है कि खुद दिखती ही नहीं। काले काले वे ही वे दिखते हैं।
और वे भी उसके चारों ओर ऐसी छीना झपट सी करते हुए उड़ते रहते हैं कि मानो बड़े स्वाद से, बड़े प्रेम से चौंध चौंध कर उसे खाने के लिए आपस में बदाबदी मचा रहे हैं। पर उनसे घिरी वह कहती है, आओ कौओं, आओ कौओं। और जब वे आ जाते हैं तो गाती है, कागा चुन चुन खाइयो। और जब जाने कहाँ कहाँ के कौवे इकट्ठे के इकट्ठे काँव काँव करते हुए चुन चुन कर खाने लगते हैं और फिर भी खाऊ खाऊ करके उससे और भी ज़्यादा मांगने लगते हैं, तब वह चीख मचाकर चिल्लाती है कि ओरे कागा, नहीं, ये दो नैना मत खाइयो, पियो मिलन की आस। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।